नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। संडे है और आज से ही हमें स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी कि इस हफ्ते में क्या क्या हो सकता है। वी वैद्यनाथन साहब का एक अच्छा खासा बड़ा इंटरव्यू आया है और उन्होंने उसमें काफी बड़ी बातें कही जिससे इस कंपनी की डायरेक्शन डिसाइड होती है। ऑब्वियस ही बात है कि स्टॉक में अगर आपने निवेश किया हुआ है या आप इसमें निवेश करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ही आपको सोच के चलना पड़ेगा। यहाँ से ही आपको देखना पड़ेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक किस डायरेक्शन की तरफ जाने वाला है। क्या यहाँ पर इस हफ्ते ग्रोथ होने वाली है? क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं होने वाली तो आप वेट करो निवेश करने से पहले। बट अगर यहाँ पर स्टॉक आपको एक अच्छी खासी रैली में रहने वाला है तो आपको शुरुआत में ही बाय कर लेना चाहिए। क्या होने वाला है इस हफ्ते में, क्या यहाँ से भागेगा स्टॉक या यहाँ पर थोड़ी सी लगाम लगती हुई दिखाई देगी, बात करेंगे इस वीडियो में। साथ में एमडी साहब के यानी कि सीईओ साहब के, वैद्यनाथन साहब के यहाँ पर इंटरव्यू की भी चर्चा करेंगे। मर्जर की जो खबरें आ रही हैं उस पर थोड़ी नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल हम थोड़े से इसके डिलीवरी पैटर्न पर नजर डालें, क्योंकि देखिए लास्ट वीक में अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर हुई है और खरीदारी के बलबूते पर ही स्टॉक आपका भागता है। यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा आया लास्ट वीक में। इवन लास्ट डे भी अगर आप देखेंगे तो 6 जुलाई को भी वॉल्यूम था और 7 जुलाई को ऑब्वियस सी बात है मैंने आपको वॉल्यूम दिखाया। यहाँ पर वीकली अगर एवरेज वॉल्यूम देखा जाए उस हफ्ते का तो 70 मिलियन शेयर्स के आसपास वीकली एवरेज यहाँ पर ट्रेड हुए थे और वॉल्यूम में आपको देखने को मिल रहा है कि गिरावट थोड़ी सी है। मंथली में अगर आप देखोगे मंथली वॉल्यूम एवरेज ठीक ठाक है आपका। यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर डिलीवरी की बात की जाए तो 40% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिली, डेली डिलीवरी। वीकली की बात करें 35% के आसपास की वीकली डिलीवरी यहाँ पर है, तो वीकली अभी भी आपको हाई डिलीवरी का ही स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे वॉल्यूम भी ठीक ठाक यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही? प्रॉब्लम आई तब जब बाजार में मर्जर को लेकर के खबर आई। इंटरव्यू है ये हुआ उनका। अभी के लिए अगर आप देखें तो 7 जुलाई का ही इंटरव्यू है और काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है अगर आप डिसाइड कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आपको क्या करना चाहिए। पूरे का एक इंटरव्यू को हम एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपको इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स प्रीवियस 2 वीडियोस में बता दिए थे कि कंपनी जो है वो फिनटेक में एंट्री करना चाह रही है और फिनटेक में एंट्री करने के लिए इनके पास इतना फंड नहीं है। दूसरा चीज ये है कि इस कंपनी को एक्सपेंशन करना है फॉरेन कंट्रीज में। ग्लोबल कस्टमर इनको चाहिए ताकि अपनी लोन बुक को ग्लोबलाइज कर सके एक तरह से, ठीक है। तो वो भी अगर इनको करना है तो उसके लिए भी इनके पास फंड नहीं है, इतने रिसोर्सेस नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मर्जर या फिर फंड रेजिंग हो सकती है। फंड रेजिंग यहाँ पर नहीं हुई, मर्जर का फैसला आ गया क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ था। उसके बाद अब आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर यहाँ पर हो रहा है। उन सब पॉइंट्स को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात की गई और साथ में ही बात की गई कि आगे कंपनी में आपको क्या करना है। आप देखिए कि कहते हैं साहब, transformation of the ecosystem from traditional one to a new age digital ecosystem is heavily backed by startups. He said, arguing that business to business B2B startups have a better chance of success than B2C startups की अगर बात करें। आप देखिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इवन इंडिया में अगर आप बात करें तो सर्विस सेंटर भी काफी तेजी से बढ़ा आपका, ठीक है। और सर्विसेज सेंटर में भी जो कंपनी को सर्विस देती है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी रादर देन कस्टमर को सर्विस देने वाली। बैंकिंग सेक्टर में इस समय अगर आप देखो तो जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं आपके वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं क्योंकि उनके पास रिस्क टेकिंग फैक्टर है, वो रिस्क ले सकते हैं। आप देखिए छोटी छोटी कंपनीज ने यहाँ पे फिनटेक कंपनीज ओपन कर ली और उसी पैमाने पर चलते हुए अभी इनको भी वो काम करना है। और वही चीज ये कह रहे हैं कि सजेस्टेड talking about the problem entrepreneur face while starting up, Vaidyanathan said during negotiation deals he focuses on a certain responsibility people join us and that responsibility is very hard on us। कह रहे हैं कि जब लोग ज्वाइन करते हैं कि जैसे हमने इसमें निवेश किया हुआ है तो वो बहुत ज्यादा इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है। यही रीजन है कि वी वैद्यनाथन साहब की हर चीज मुझे लगता है कि अगर ये कुछ कहते हैं तो उसका मार्केट पर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है और इस इंटरव्यू का इस हफ्ते में काफी बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और शायद यही कारण है कि ये इंटरव्यू 7 जुलाई को हुआ, मिड ऑफ द वीक नहीं हुआ। अब देखिए इन्होंने बोला कि सजेस्ट कीपिंग अ लार्जर इकोसिस्टम इन प्ले, कंप्रोमाइजिंग समटाइम्स एंड टेकिंग अ डील दैट इज लेस देन फेयर एंड मूविंग ऑन विद इट टू सपोर्ट द कंपनी। इनका मानना है कि मर्जर जो है मर्जर बहुत ही गलत डिसीजन यहाँ पर हो सकता है कंपनी के लिए, बट क्योंकि एक लार्जर इकोसिस्टम को फॉलो करना है, एक लार्जर इकोसिस्टम में जीतना है, यही कारण है कि कई बार इनको वो डील्स भी लेनी पड़ती है जो लेस देन फेयर है, फेयर नहीं है। सीधी बात है कि वी वैद्यनाथन साहब मर्जर के सपोर्ट में यहाँ पर नहीं है। फोकसिंग ऑन मेकिंग थिंग्स हैपन, वैद्यनाथन सेड इफ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल बिजनेस कम्स थ्रू इट वुड बी अ बिग मोमेंट। अब बड़ी चीज आपके लिए, निवेशकों के लिए ये है कि अगर यहाँ पर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जो डिजिटल बिजनेस आने वाला है, अगर वो होता है तो वो बहुत ही बड़ा मोमेंट होगा, न सिर्फ कंपनी के लिए बल्कि जो इन्वेस्टर है इस कंपनी में उनके लिए भी काफी बड़ा मोमेंटम यहाँ पर होने वाला है। और यही रीजन है अगर आप चार्ट देखें तो 2 से 3 हफ्तों में जो एक सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर बना हुआ है अराउंड 74-75 रुपीज के आसपास का खरीदारी करने जा रहे हो तो ये लेवल्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस हफ्ते में भी 74 से 75 रुपए का सपोर्ट लेवल लेकर के आपको यहाँ पर बाइंग रखनी है अपनी
और ये स्टॉक आने वाले दिनों में देखिए, नॉर्मली इसका जो एवरेज आ रहा है 86 रुपीज का पहला टारगेट है आपका, सेकंड टारगेट अराउंड 94 रुपीज के आसपास का है, वो तो ठीक है। बट मर्जर के खत्म होने के बाद ये स्टॉक जब दोबारा से लिस्ट होगा, मर्जर के बाद जब दोबारा से जो शेयर स्वैप होंगे उसके बाद जब लिस्ट होगा, तो वैल्यूएशन इसकी काफी बढ़ने वाली है और उसकी वैल्यू ओवर 100 रुपीज के पास पहुंचेगी। तो अगर आपके पास स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है तो बिल्कुल इसे होल्ड करके रखना, बेचने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, ये बात सही है कि मर्जर अगर होता है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का नाम खत्म होगा, और जैसा जो वी वैद्यनाथन साहब है इन्होंने बताया भी कि अभी के लिए बैंक में ये डिसीजन लेना काफी बड़ा जरूरी है। ट्रेडिशनल इकोसिस्टम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल इकोसिस्टम में जीतने के लिए कंपनी को मर्जर के लिए जाना ही पड़ेगा। वी वैद्यनाथन साहब को क्या मिलता है क्या नहीं वो आगे देखना होगा, पर इन्वेस्टर्स को इस मर्जर से काफी ज्यादा मुनाफा होने की उम्मीद है। पहली चीज, ये जो आज इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू को लेकर के इस हफ्ते में काफी ज्यादा तहलका रहने वाला है। दूसरी चीज, क्वार्टरली नंबर्स आए थे, क्वार्टरली नंबर्स लास्ट वीक में प्ले आउट नहीं हो पाए थे ठीक से। 5 जुलाई को नंबर्स आए थे, उसके बाद 6 और 7 जुलाई को मार्केट आपका ऑलमोस्ट चला था, उसके बाद बंद हो गया था। अभी इस वीक में क्वार्टरली नंबर्स का भी थोड़ा सा यहाँ पर चेक रहेगा, तो उसको लेकर के भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि बाजार में किस तरह से क्वार्टरली नंबर और किस तरह से प्ले आउट आपको करना है। पहली चीज, लोन बुक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, 24% के आसपास की तेजी यहाँ पर लोन बुक में रही है आपके। 44% डिपॉजिट ग्रो हुए हैं, और जिस तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका ग्रो हो रहा है, यही रीजन है कि अगर ये मर्जर होता है तो मर्जर के बाद ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लौटा सकती है। और यही रीजन है कि लगातार इस कंपनी में मर्जर को लेकर के और अच्छे टारगेट्स को लेकर के चर्चा चल रही है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक है। आप देखिए कि फर्दर कस्टमर डिपॉजिट जो रहा वो 44% बढ़ा है, 1,48,000 करोड़ के आसपास का क्वार्टरली नंबर्स में इंक्रीज देखने को मिला। करंट फिस्कल एज अगेंस्ट 1,02 करोड़, 1,02,868 करोड़, तो यहां से बढ़कर के 1,48 के आसपास पहुंच गया। कासा रेशियो अगर आप देखें, कासा डिपॉजिट अगर आप देखें, तो 26% के आसपास का कासा डिपॉजिट इस बैंक में है, जो कि छोटे बैंक्स में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी भी बहुत छोटी लीग में प्ले आउट कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो कासा रेशियो, कासा डिपॉजिट इनका बहुत ही गजब का बना हुआ। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक तो है। ये चीज भी आपको इस हफ्ते में प्ले आउट होती हुई दिखाई देगी। अगर स्टॉक में गिरावट होती है किसी भी रीजन से, बताऊंगा क्या रीजन हो सकते हैं, तो उन रीजंस की वजह से भी तो पैनिक नहीं करना है पहली चीज तो, और बेचने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। बाय कर सकते हो कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप 74 से 75 रुपए के आसपास का यहाँ पर अपना सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस रखो यहाँ पे, उसके बाद आप खरीदारी के लिए जा सकते हो। अभी के लिए अगर आप देखो तो बैंक में अच्छे टारगेट्स भी आ रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दिखाया था, 155:100 के रेशियो में आपको यहाँ पर शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स यहाँ पर घाटे में रह सकते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अगर बढ़ती है तो उससे आपको एट द एंड ऑफ द डे फायदा ही होने वाला है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने वाला स्टॉक है। 74 से 75 रुपए के आसपास का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट मैंने आपको बता दिया, 86 और 94 के दो टारगेट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथ में अगर बात की जाए, इसी हफ्ते में एक अच्छा ब्रेकआउट 83 रुपीज के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर 83 क्रॉस करता है आपका स्टॉक, तो बिल्कुल यहाँ से खरीदारी बढ़ा देनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि अगर 83 ब्रेकआउट देता है, ये बड़ा सपोर्ट लेवल बना हुआ है 83 टू 86 रुपीज के आसपास का, तो यहाँ से निकलता है तो यहाँ के बाद आपको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन, एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। अभी के लिए जिन लोगों ने भी बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें। जो लोग बाय करना चाहते हैं, 74 से 75 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके बाय किया जा सकता है। स्टॉक अच्छी कंडीशन में है, कंपनी में अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं, और मर्जर के बाद स्टॉक में श्योरली आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज और ज्यादा देखने को मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।